स्वागत है एक बार आपका फिर से द आइडियल हब में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया था और आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को और प्रस्तावना के शेष भाग को कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मुझे याद होगा और आपको भी याद होगा साथियों कि हम लोगों ने ये जो हम भारत के लोग हैं, सोर्स ऑफ पावर, इसको देखा था और ये सारे शब्दावली जो कि नेचर ऑफ गवर्नेंस को दर्शाता है, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज इससे आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं। इससे आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। पहली बात, सोर्स ऑफ पावर। दूसरी बात, नेचर ऑफ गवर्नेंस। और तीसरी बात जो हमारा प्रस्तावना बताता है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो संविधान बनाया जा रहा है, इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ये संविधान आखिर क्यों, किस वजह से लिखा जा रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखा जा रहा है, इसको कहेंगे संविधान का उद्देश्य। तो जो संविधान का उद्देश्य है, संविधान के 4 उद्देश्य हैं। इन 4 में से पहला उद्देश्य, 4 उद्देश्य जो एम है या जो ऑब्जेक्टिव है, कितने हैं साथियों? ये है 4। पहली चीज न्याय। जो दूसरा उद्देश्य है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता। तीसरा उद्देश्य जो आप देख पा रहे हैं वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो तीसरा उद्देश्य क्या हो गया? समता या समानता। और जो चौथा उद्देश्य है साथियों वो ये कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुता। जस्टिस और यहाँ पे जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम, इक्वलिटी और फिर फ्रेटर्निटी। बारी बारी से इन बातों को समझते हैं कि न्याय का क्या अर्थ है। हमारे संविधान में जो न्याय है, जो जस्टिस है, 3 तरह की जस्टिस है। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय हैं। यानी समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी मूल वंश का हो, सबको समान न्याय पहुंचाना, यह हमारे संविधान का सबसे पहला उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है, न्याय कितने हैं? 3। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल।
3 प्रकार की जस्टिस की बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं कि स्वतंत्रता। हमारे संविधान के प्रस्तावना में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो कौन कौन? एक तो विचार, आप अपने मन में किसी भी तरह की विचार रख सकते हैं, कहीं घूमने की, कुछ करने की, या फिर बैठे रहने की, सोए रहने की। आपके मन में जो भी विचार है इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे अमेरिका जाना है, तो सिर्फ मन में सोचने से तो नहीं होगा, उस विचार को अभिव्यक्त करना होगा। तो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता आपके पास है। दूसरा स्वतंत्रता अभिव्यक्ति, और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। वो रास्ते या तो आप लिखकर, या तो बोलकर, और जिनको लिखना भी ना आए, बोलना भी ना आए, तो साइन लैंग्वेज से, मतलब जो सांकेतिक भाषा होती है, ये 3 तरीका है आपको अभिव्यक्त करने का अपने विचारों को। और अगली स्वतंत्रता विश्वास। विश्वास की भी स्वतंत्रता आपके पास है। इसके अलावा धर्म, यहाँ धर्म से मतलब रिलीजन की नहीं है, यहाँ धर्म से मतलब निष्ठा की है। यहाँ धर्म से मतलब है आपका जो फैथ है उसकी भी स्वतंत्रता आपके पास है। इसके अलावा उपासना, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? कुल 5 प्रकार की, और शायद मैंने गलती से 6 बोल दिया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात आपके प्रस्तावना में करी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, तो देखते हैं जो समता है, इक्वलिटी, वो 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात करी गई है हमारे प्रस्तावना में। एक तो प्रतिष्ठा, जो समता है या जो समानता है, ये 2 प्रकार की समानता है। एक प्रतिष्ठा और फिर दूसरा अवसर की समता। सभी व्यक्ति को हक है, भारत में जितने भी लोग हैं उन सभी नागरिकों को समान स्टेटस, समान प्रतिष्ठा का हक है। और सभी व्यक्ति को अवसर में, अवसर का मतलब जैसे अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करने का हक है। कोई लाभ की चीज़ें या कोई हानि की भी चीज़ें हो तो उसमें सबकी भागीदारी होना आवश्यक है। इस बात को सुनिश्चित कराता है कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना में मौजूद समता या समानता। अगली जो बात करी गई है साथियों वो है बंधुता। ये बंधुता क्यों ज़रूरी है? ये बंधुता इसलिए ज़रूरी है ताकि क्या बना रह सके। देखिए, एक तो व्यक्ति की गरिमा बना रह सके, हर व्यक्ति की गरिमा बना रह सके। व्यक्ति की गरिमा का मतलब अपना जो अलग अलग स्टेटस है, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। हर व्यक्ति आज़ाद है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को, ये जो प्रतिष्ठा शब्द है इसी का मीनिंग, अपनी प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत रूप से बनाकर रख सके। तो व्यक्ति की गरिमा और फिर
जब बात देश की आए तो देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित करना यह हमारे संविधान का उद्देश्य है। तो संविधान की कुल कितनी एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है? कुल 4 ऑब्जेक्टिव्स है। वो कौन कौन? एक तो न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। हिंदी में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा स्वतंत्रता, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे प्रस्तावना में दी गई है। क्या चीज़ की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा समता या समानता की अगर बात करें तो हर व्यक्ति को अपना स्टेटस का समानता है। इसके अलावा अवसर की समानता है, बंधुता, एक तो व्यक्तिगत और फिर एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो व्यक्तिगत गरिमा है, जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखना। अब ये तो बातें थी कि हमारे प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्दावली है इन सब पर हमने चर्चा किया। और ये जो चौथी बात है साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो डेट देख रहे हैं, इस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ एनेक्टमेंट। यानी जिस तारीख को हमारे संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को भारतीय जनता के हवाले किया गया, अंगीकृत किया गया, वो डेट कौन सा है? 26 नवंबर 1949। इस डेट को याद रखना है कि हमारे जो देश की जो संविधान है उसको कब इनेक्ट किया गया या कब एडॉप्ट किया गया, वो 26 नवंबर 1949। तो ये चारों बातें मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ से प्रश्न आता है। उन सारी बातों को आज हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं साथियों। तीन शब्द, एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और फिर तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं था। इन तीनों शब्द को जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं जोड़ा गया, इसके पीछे भी कहानी है। 1960 में बेरुबारी केस, जो कि भूमि विवाद से संबंधित था, भारत और पाकिस्तान की ज़मीन को आपस में ट्रांसफ़र करना था, जिससे संबंधित ये केस था। इस केस के बारे में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए। इस केस में जब पूछा गया कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसके जवाब में जो जस्टिस महोदय, जिनका नाम था गजेंद्र गडकर, इन्होंने फैसला देते हुए कहा कि प्रस्तावना और संविधान दोनों आपस में अलग अलग हैं। अगर संविधान ताला है, लॉक, ताला, तो जो प्रस्तावना है साथियों, ये प्रस्तावना क्या है? उसकी कुंजी है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि जो कुंजी और ताला एक दूसरे से पृथक है। तो फैसला देते हुए इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल एंड
constitution both are separated to each other। जब सेपरेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो संविधान का अंग नहीं हुआ। जब संविधान का अंग ही नहीं है तो इसमें संशोधन तो कर ही नहीं सकते। तो इस केस में इसको खारिज करते हुए मना कर दिया कि आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। सॉरी, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। संविधान में तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद एक और वाद आया, जो क्या था, 1973 में केशवानंद भारतीवाद। वाद का मतलब केस ही लिखता हूँ। और इसमें एक जस्टिस जिसका नाम था सिकरी, इस सिकरी महोदय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का अखंड अंग है, अभिन्न अंग है। जब अभिन्न अंग है तो फिर संविधान में संशोधन जब हो सकता है तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये फैसला आया कब था? 24 अप्रैल 1973 को। फैसला सुनाने वाले जस्टिस कौन थे? सिकरी। मना किसने किया था? गजेंद्र गडकर साहब ने। इसने क्या कह के मना किया था कि ये जो प्रस्तावना है कुंजी है, लेकिन इन्होंने क्या फैसला दिया कि जैसा अन्य भाग है 22 भाग की तरह ये प्रस्तावना भी एक अभिन्न अंग है, इसलिए आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और जब फैसला दे दिया तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसी में जोड़ा गया एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और फिर अखंडता। तो ये, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रस्तावना में केवल और केवल एकमात्र बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है। वो कब? 1976 में। कौन से अमेंडमेंट द्वारा? 42वां। और उस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करी जाए, वो प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपके पीएम उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी जी। साथियों, आइए और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गजेंद्र गडकर साहब ने क्या कह के पुकारा? प्रस्तावना को कुंजी कहा। और के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी जी, इन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। और एक थे ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आत्मा कहा। एक और शख्स जिनका नाम है नाना पालखीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। आइडेंटिटी कार्ड। परिचय पत्र किसका? संविधान का। आत्मा किसका? संविधान का। जन्म कुंडली किसका? संविधान का। जन्म कुंडली देखने से इंसान के जो आगे का भविष्य है वो देखा जा सकता है।
तो इसका मतलब क्या है, ये जन्म कुंडली इसलिए कि सिर्फ अगर प्रस्तावना को देख लें तो संविधान की सारी चीज़ें लगभग दिखाई पड़ जाती है कि ये संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, किस तरह की बातें प्रस्तावना में दी गई है। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है। गजेंद्र गटकर साहब ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना की है, मतलब कुंजी है। ये चारों किसी भी एग्ज़ाम में इन्हीं चारों में से प्रश्न आता है, इसके बाहर तो नहीं आता है। इसके अलावा और कुछ बातें देख लेते हैं साथियों कि क्या प्रस्तावना में लिखी हुई जितनी सारी बातें हैं, अगर उनके संबंध में कोई विवाद हो या अगर वो चीज़ें लागू नहीं हो पा रही है तो क्या इसको लेकर के कोर्ट जाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब इन्फोर्सेबल, या आप कह सकते हो कि प्रस्तावना गैर परिवर्तनीय है। हिंदी में थोड़ा, जो हिंदी की जो भाषा है साथियों, पॉलिटिकी भाषा, बड़ी ही ख़तरनाक भाषा है, इसलिए मैं, आप देख रहे होंगे कि कोशिश करता हूं कि ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में लिखूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हिंदी में याद ही नहीं रहती है। गैर परिवर्तनीय का मतलब है कि जिसको आप कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते हैं। ऐसे ही गैर परिवर्तनीय में अगर देखें तो हमारा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी गैर परिवर्तनीय है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट इन्फोर्सिएबल है। इन्फोर्स नहीं करा सकते आप, लागू नहीं करा सकते, कोर्ट भी लागू नहीं करा सकता है, और इसको लेकर के कभी भी आप न्यायालय जा ही नहीं सकते। तो साथियों, ये था प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें। और अगर देखें तो इसके अलावा प्रस्तावना से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर कुछ पूछा जाता है तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज इतना ही रखा जाए, और जब अगला वीडियो आएगा तो इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं, जहां जहां से प्रश्न पूछा जाता है, उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर उसके अगले ही वीडियो में, अगले ही पार्ट में हम लोग अपना जो सिलेबस है, सिलेबस का जो पहला भाग है, पार्ट 1, ये पार्ट 1 संबंधित है किससे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसको शुरू करेंगे। और साथियों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं चीज़ों को डिटेल के साथ बताऊं, और आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। और जब चीज़ें सीख लेंगे तो आपको भी थोड़ा एंजॉय आएगा, और जब नॉलेज होगा तो नंबर तो आ ही जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रखा जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।